वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है इस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन में। और सबसे पहले सभी लोगों को कांग्रेचुलेशन, बधाइयाँ मेरी तरफ से कि हमारे बैच में जो भी बच्चे जुड़े हुए थे सबका जीआईसी प्री क्वालिफाई हो गया है, और भी बहुत सारे बच्चे जीआईसी प्री क्वालिफाई हो गए जो भी टेलीग्राम ग्रुप में है या व्हाट्सएप ग्रुप में है। तो आप सभी लोगों को आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं, और साथ ही अब मेंस की प्रिपरेशन के लिए अच्छी तरीके से लग जाओ, पूरी एनर्जी के साथ, पूरी ताकत के साथ। चाहे आप सेल्फ स्टडी करो, चाहे किसी भी कोचिंग में आप ज्वाइन कर लीजिए, 1 महीने आपको कम से कम 9 से 10 घंटे रोज पढ़ना है। और इस पढ़ने में केवल पढ़ना नहीं, क्योंकि पढ़ने का काम आप लोगों ने कर रखा है। इसका सिलेबस ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, सबने पढ़ा हुआ है, क्योंकि सिलेबस 12th के साथ बीएससी को टच कर रहा है, बस इतना सा ही है सिलेबस। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है राइटिंग स्किल। अगर आपने राइटिंग स्किल एक अच्छे अनुभवी गाइडेंस के अंडर में नहीं करा तो आप एग्जाम में गड़बड़ कर जाएंगे। इसके लिए क्या क्या चीज़ें, किन किन चीज़ों की सावधानियां रखनी है, वो मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। पहले भी बताया है मैंने कि आपको यूपी पीसीएस के कम से कम 7 या 6 साल के पुराने पेपर को सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के बाद आपको ऐसे इंसान से चेक कराना है जिसने मेंस में ठीक ठाक स्कोर करा है, या जैसे आप बीएससी में लिखते थे ना, जब आपके बीएससी में जिस तरीके की राइटिंग से अच्छे नंबर मिले हो, क्लियर है, कुछ उस तरीके से। लेकिन इसमें ध्यान शब्दों का रखना है, राइटिंग जो आपकी रणनीति है उसको ध्यान रखना है। लेकिन इन सभी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट है इसका जो फर्स्ट पेपर है, दैट इज द जनरल हिंदी। इस जनरल हिंदी जो कि 100 नंबर का है, अगर आप इसे क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आप केमिस्ट्री में क्या कर रहे हो कोई मैटर ही नहीं करता, आप फिजिक्स में क्या कर रहे हो कोई मैटर नहीं करता। यानी आपका ऑप्शनल का पेपर चेक ही नहीं होगा जब तक कि आप जनरल हिंदी के पेपर में क्वालिफाई नहीं करेंगे। 40% स्कोर लाना है, और उस 40% स्कोर लाने के लिए जो मैं अभी ग्रामर वाला पार्ट आपको पढ़ा रहा हूँ, जिसके 4 लेक्चर हो गए हैं, आज 5वां लेक्चर है, ये करीब 12 से 15 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। यानी 4 5 6 दिन में हम लगा रोज 2 2 लेक्चर होंगे अब, तो ये खत्म हो जाएगा। इसमें आपके 50 में से 45 से 48 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, केवल और केवल हमारे वीडियो या क्लास नोट से। बाकी बचता है 50 नंबर का जो पार्ट है, वो ऐसे राइटिंग का है। मैंने 5 से 6 अच्छे ऐसे लिख डाले हैं, और ग्रुप में भी डाला है, ऐप पर भी मैंने डाला है। करीब अभी 2 3 और डालूंगा, यानी 10 ऐसे मैं आप लोगों के लिए लिखूंगा 1000 वर्ड में, 1000 शब्द की लिमिट में। उन्हीं 10 ऐसे पर आपको फोकस करना है, उनको बार बार पढ़िए और ट्राई करिए कि उन ऐसे को गिवन टाइम इंटरवल में आप कैसे लिख पाते हैं, है ना। उसमें आप कुछ अच्छा, अगर आप कोई पोएट्री की लाइन, कोई किसी बड़े आदमी का जो स्टेटमेंट है उसे, या कोई ऐसी शायरी जो उसके लिए रेलिवेंट है, आप उससे ऐड कर सकते हैं। और जो भी डेटा है उसके लिए वो मैंने डेटा उसमें ऐड कर रखा है, चाहे वो पीआईबी न्यूज का डेटा हो, चाहे किसी गवर्नमेंट की अथॉरिटी का डेटा हो। विदाउट डेटा आपके निबंध में उस चीज की क्लियरिटी नहीं आएगी जिससे एग्जामिनर मजबूर होकर के आपको नंबर दे। जैसे अगर आप एनईपी पे बात करते हैं, तो एनईपी क्या है, एजुकेशन पॉलिसी क्या थी, कब आई है, ये नई वाली में क्या क्या खास बात है, पुरानी में क्या क्या ऐसी बातें थी जिसको आ, जिसमें सुधार के लिए हमें इसको लेके आ रहे हैं, उसमें फैक्ट आप डालेंगे। अगर एनवायरमेंटल की बात पे, एनवायरमेंटल इश्यूज पर कोई ऐसे आता है, तो आपको एनवायरमेंटल डेटा लिखना पड़ेगा, ओजोन के बारे में बताना पड़ेगा, ओजोन लेयर के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग का जो एक्चुअल फैक्ट है, एसडीजी के जो कॉन्सेप्ट है उनको बताना पड़ेगा। वो सारी चीजें आपको फैक्ट के बेस में याद करना हो। जब फैक्ट आप डालते हैं ना ऐसे में, और एक अच्छे शब्दों के माध्यम से अपनी बात को प्रेजेंट करते हैं एग्जामिनर के सामने, तो एग्जामिनर मजबूर हो जाता है आपको नंबर देने के लिए। तो हिंदी में, सामान्य हिंदी में आज का जो टॉपिक है वो है व्यंजनों के प्रकार। यानी व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। प्यारे दोस्तों, हमने वर्ण पढ़ लिए थे, ध्वनियां पढ़ ली थी, लिपियां पढ़ ली थी, बोलियां पढ़ ली थी, भाषा पढ़ लिया था, और साथ में स्वर क्या होते हैं, स्वर के कितने प्रकार होते हैं हिंदी व्याकरण की दृष्टि से, वो सारी बातें हम लोगों ने कर ली थी। आज हम लोग जो नई चीज पढ़ने वाले हैं वो व्यंजनों के प्रकार पढ़ेंगे। यानी स्वर के बाद नंबर आ गया किसका, व्यंजन का। तो अगर हम व्यंजनों के प्रकार की बात करते हैं प्यारे बच्चों, है ना, तो व्यंजन हमारे होते कितने प्रकार के हैं, 5 प्रकार के। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं व्यंजन, 5 प्रकार के। व्यंजन को 5 प्रकार में डिवाइड किया गया है ना। 5 प्रकार के व्यंजन होते हैं भाई, 5 प्रकार के व्यंजन होते हैं।
और इन्हीं व्यंजन को हमें डिटेल्स में एग्जाम्पल के साथ तो समझ के पढ़ना है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो जो सबसे पहला मैं व्यंजन आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो क्या है? अस्पर्श व्यंजन। क्या है? अस्पर्श व्यंजन। ठीक है, अस्पर्श व्यंजन पहला जो टाइप है आपका। स्पर्श का मतलब समझते हैं, टच करना किसी चीज को, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, स्पर्श व्यंजन। अब आपसे ऑप्शनल क्वेश्चन दे सकता है या आपको छांटने के लिए दे देगा कि इनमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन है। तो पहले आप समझ लीजिए कि स्पर्श व्यंजन हम किसे कहते हैं बच्चों। ठीक है, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। जो आप वर्ग पढ़ते हैं ना, उसी का ये पार्ट है। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग। तो ध्यान से देखिए बच्चों, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी न किसी भाग को छूकर निकलती है, जिन व्यंजनों के प्रोनाउंसिएशन में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारी जो जिह्वा होती है, हमारी जो जीभ होती है, हमारे मुख के किसी न किसी पार्ट को छू करके निकलती है, ठीक है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, तो स्पर्श व्यंजन टोटल कितने हैं? 25 हैं। तो इनके बारे में एक लाइन में क्या लिखे? जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में नहीं, जिनको बोलते समय, जिनके उच्चारण में जीभ या जिह्वा, आप जो भी लिख चाहते हैं, ठीक है, जिह्वा मुख के किसी ना किसी पार्ट को, किसी ना किसी भाग को छू कर निकलती है, छू कर निकलती है। भैया हिंदी अच्छी कर लीजिए प्लीज आप लोग, क्योंकि हिंदी राइटिंग में हम लोगों से भी गलतियां हो रही हैं, क्योंकि बहुत दिनों बाद हम उसे यूज कर पढ़ रहे हैं। छू कर निकलती है। ठीक है, इन्हीं को हम लोग कहते हैं क्या? स्पर्श व्यंजन। इनकी जो संख्या है टोटल 25 है ना? कुल कितने हैं? स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? कुल 25 स्पर्श व्यंजन है। कुल 25 स्पर्श व्यंजन है। लगभग 33 में से ये आपके पास हो गए कितने? हिंदी में व्यंजन संख्या 39 है, 39 में से 25 क्या है? स्पर्श व्यंजन है प्यारे बच्चों। क्लियर है? तो देखते हैं, जितने भी वर्ग हैं सारे इसी में आते हैं। ठीक है, इस नाते का नाम है वर्गीय। तो वर्ग मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। ठीक है, जैसे का वर्ग एग्जाम्पल में देखोगे। ठीक है, उदाहरण में अगर हम देखते हैं इनका, तो जब बात हम का वर्ग की करते हैं तो का वर्ग है ना, का वर्ग ध्यान से देखिएगा। का वर्ग में कौन कौन आता है? तो आप बोलते हैं का खा गा घा अंगा। कौन आता है? का खा गा घा अंगा आते हैं हमारे। ठीक है, ये का है, लेकिन जब का से स्वर को हटा लिया जाएगा तो यहाँ हलंत लग जाएगा। ठीक है, अर्ध व्यंजन हो जाएगा ये। फिर खा, का वर्ग में देखो का खा गा घा और अंगा, ये 5 हो गए ना का वर्ग में। फिर आता है क्या? का के बाद आएगा चा वर्ग। चा छा जा झा इया, चा वर्ग। जो भी चा वर्ग, ये वर्ग क्यों कहलाते हैं? क्योंकि स्क्वायर है, 5 इधर से 5 इधर से, इस नाते इसका नाम वर्ग होता है, इस नाते इनका नंबर भी वर्ग ही होता है। तो 5 इंटू 5 कितना होता है? 25। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, चा छा जा झा और इया, इया चा सा चा छा जा झा इया, चा वर्ग हो गया। उसके बाद आता है हमारा टा वर्ग। टा वर्ग आता है, टा से टमाटर वाला है ना, तो टा ठा डा ढा एंड अड़ा, टा ठा डा ढा अड़ा।
उसके बाद आता है ता वर्ग, है ना, दंतव्य वाले आते हैं ता वर्ग, ता वर्ग। इनके सबके उच्चारण स्थान मैंने बता दिए हैं। दंतव्य कौन होता है, तालव्य कौन होता है, मूर्धन्य कौन होता है, कंठस्थ कौन होता है, ओठ से किसका उच्चारण स्थान होता है। और मजेदार बात है कि ग्रामर में बहुत सारी चीजें के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपका मुंह है। जैसे अगर मुझसे पूछा जाए कि किसको बोलने में ओठ की जरूरत पड़ती है, तो ऊ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, है ना। जब आप ता वालों को बोलोगे तो आप देखिएगा ता ता धा ना, दांत की जरूरत पड़ेगी। तो ये हो जाएंगे क्या, ता, था, दा, धा एंड ना। इनमें सब में मैंने हलंत लगा दी है, जिससे इनका स्वर वाला पार्ट कट जाता है। ता के बाद जब आपका आता है, ये जो आपके पास होते हैं उपु मध्य मानीय नाम ओष्ठो, यानी जो पा वर्ग होते हैं उनका उच्चारण स्थान हमेशा ओठ से होता है। जिसके पास ओठ ना हो, ओठ का यूज किए बिना पा नहीं बोल सकते आप, पापा, मम्मा। तो पा, फा, बा, भा, मा, पा, फा, बा, भा, मा, बोल के देखिए, पा, फा, बा, भा, मा। इनको जब भी बोलोगे तो ओठ आपस में क्या करेंगे, टच करेंगे, राइट। तो क्या हो जाएगा, ता वर्ग हो गया, पा वर्ग हो गया, पा, फा, बा, भा और मा। ठीक है, टोटल कितने हो गए भैया। तो एक वर्ग दिख रहा है ना आपको, स्क्वायर नजर आ रहा है, एक स्क्वायर नजर आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो इस स्क्वायर का ये पार्ट है, इस नाते इसको वर्ग कहा जाता है। इसको मैथमेटिकली प्रूव कर लेते हैं कि भैया 5 इंटू 5 है, इधर से 5 है, इधर से भी 5 है, तो क्या हो गया, 5 इंटू 5 यानी कि 25। तो जो 39 व्यंजन टोटल हैं, टोटल 39 में से जो वर्ग वाले व्यंजन होते हैं, इनको वर्गीय भी कहा जाता है। इनमें से जब आप बोलेंगे तो हमारी जो जिह्वा है, हमारी जो जीभ है, वो हमारे मुंह के अंदर के किसी ना किसी भाग को छू करके निकलती है। इस नाते इनको हम अस्पर्श व्यंजन, है ना, अस्पर्श मतलब छूना या टच करना कहलाता है। और ये टोटल कितने होते हैं, 25 होते हैं, जिनमें से हमने क्या पढ़ा, का वर्ग के सारे व्यंजन, चा वर्ग के सारे व्यंजन, टा वर्ग के सारे व्यंजन, ता वर्ग के सारे व्यंजन और पा वर्ग लास्ट में आ गया। क्लियर है बात। तो व्यंजनों का एक प्रकार हमने क्लियर कर लिया है। अब आएगा इनमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन है, और इनमें से कोई ऑप्शन दिया रहेगा तो नो डाउट वही आपका क्या सही हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई है। इसके बाद आता अंतःस्थ व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन बोलते हैं, अंतःस्थ व्यंजन। तो दूसरा टाइप हमारा है अंतः अस्त व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन इसमें कौन आएंगे, इसमें जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों व व्यंजनों के बीच होता है उन्हें हम अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं, है ना। इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। तो सिंपल सी बात हो गई, जिनका उच्चारण अंदर, अंदर मतलब दो लोगों के बीच में, अंत मतलब अंदर होता है, उच्चारण स्वर और सामान्य व्यंजनों के बीच में होता है, जो सामान्य व्यंजन है। दूसरी बात क्या है, इन्हें कई बार हम अर्धस्वर कहते हैं, या इन्हें हम अर्ध व्यंजन भी कह लेते हैं, दोनों बोल सकते हैं इनको। तो इन्हें हम कई बार क्या कहते हैं, अर्धस्वर भी कहा जाता है। ठीक है, अगर ये अर्धस्वर हुए तो अर्धव्यंजन भी हो जाएंगे। तो चूंकि व्यंजन पढ़ रहे हैं आप, तो इन्हें अर्धस्वर कहते हैं कई बार लोग, इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है।
अब देखो नेक्स्ट क्या है, इसके जो उदाहरण है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा या रा ला वा सा, है ना। तो या रा ला वा कौन कौन से हैं? एक तो या है, फिर रा है, फिर ला है, फिर वा है। या रा ला वा, ये चार जो आपके हैं, इनको अमंता हस्त व्यंजन कहते हैं बच्चों। ठीक है, अब इनको हम देखते हैं कौन कौन कहाँ कहाँ से उच्चारण स्थान इनका होता है। तो अगर आप अर्धस्वर को एक जगह लिखना चाह रहे हैं, ये जो अर्धस्वर हमने बनाए हैं, ठीक है, तो सबसे पहले या को बोल के देखिएगा। जब आप या को बोलेंगे ना, तो या को जब बोलते हैं तो तालु की जरूरत पड़ती है बच्चों। तालु, तालु, जीभ के ऊपर का पोर्शन। या 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 बोलिए। या को बोलेंगे तो जीभ आपको ऊपर टच करेगी, आपके जीभ के ऊपर के पोर्शन को। तो इसको हम तालब्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसका? तालब्य। ये तालब्य के अंदर आता है, इसका जो उच्चारण स्थान है तालब्य है। तालु का यूज होता है इसको बोलने में। अब आता रा। रा बहुत कॉमन सा वर्ड है, भगवान राम के नाम में भी रा है। ठीक है, इसको बोलते हैं लुंठित वर्ण। ठीक है, दंत मूल और मसूड़े की जरूरत पड़ती है इसको बोलने में। जो रा होता है, इसका एक नाम होता है क्या? लुंठित वर्ण ठा है। और इसको जब बोलोगे तो आपको चाहिए क्या? दंत मूल या मसूड़ा। ठीक है, बिना मसूड़े के यूज किए आप इसको बोलने रा। रा, तो जहां से दांत हमारा निकलता है उसको क्या बोलते हैं? दंत मूल। दंत की दांत की जो जड़ होती है उसको मसूड़ा भी कहते हैं हम लोग। या रा लावा, ला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, लंका में ला है। ला को बोलते हैं पशिवर्क वर्ण। क्या बोलते हैं? पशिवर्क। यही पूछेगा आपसे अगर आप पढ़ के नहीं गए ना। और चूंकि ये पीसीएस का पेपर है, और पीसीएस में आप गस्टेड ऑफिसर का रैंक लेंगे इसमें। ठीक है, लेक्चरार का जो पेपर होता है वो पीसीएस के पेपर से भी कई बार टफ हो जाता है, क्योंकि इसमें जो आएंगे वो अपने सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। और चूंकि आप उत्तर प्रदेश जो एरिया है, वहाँ के जो अधिकतर बच्चे हैं वो हिंदी बोलते पढ़ते और समझते हैं। इस नाते गवर्नमेंट चाहती है कि आपको हिंदी भाषा में दक्षता हो, जिससे आप अपने सब्जेक्ट को हिंदी भाषा के प्रयोग के द्वारा अच्छी तरीके से बच्चों के समक्ष अपनी बातों को प्रस्तुत कर सकें। क्योंकि अगर आपकी पोस्टिंग किसी ऐसे जिले में होती है जहाँ के बच्चे जो है अंग्रेजी में उतनी अच्छी समझ नहीं रखते हैं, तो ये आपका उत्तरदायित्व भी है कि आप रसायन विज्ञान को हिंदी भाषा में उसी तरीके से समझाएं जैसे अंग्रेजी में आप समझते आए हैं। एनईपी में त्रिभाषा प्रणाली या तीन तीन भाषाओं का एक सिस्टम है, तो उसके तहत भी हिंदी पर बहुत जोर दिया गया है। इवन ये कहा जा रहा है कि क्षेत्रीय भाषा का भी यूज किया जाएगा आने वाले टाइम में। तो ला हो गया हमारा पशुवर्ग व्यंजन या पशुवर्ग वर्ण है हमारा, ये भी दंतमूल से होता है भाई। ठीक है, वर्ण है ये, सेम है दंतमूल मसूड़े से। या रा ला वा। वा को देखो भाई, वाह, वाह के लीजिए दंतोष्ठ है, ऊपर के दांत व निचला ओठ, दंतोष्ठ है। दंतोष्ठ है, उपु मध्यमानिया नाम ओष्ठो, है ना, वकारस दंतोष्ठो, वकारस दंतोष्ठो। तो दांत, ऊपर वाले दांत, ऊपर वाले दांत और ओठ। वाह, वाह, वाह। तो वाह जब बोलोगे तो ऊपर के दांत और ओठ की जरूरत पड़ेगी, तो इसका नाम क्या होता है? दंतोष्ठ। ठीक है, ऊपर के दांत, ऊपर के दांत और ओठ, ये इनके बोलने की जगह है जहां से ये बोले जाते हैं।
ठीक है, उच्चारण स्थान इनका यही है। तो व्यंजन के हमने दो तरीके पढ़ लिए हैं। अगला आता है तीसरा, जिसको हम उष्म बोलते हैं या संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। जो तीसरा टाइप हमारा है उसको हम नाम देते हैं क्या, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ठीक है, जो थर्ड हमारा है उसका नाम ऊष्म या संघर्षी। इसको समझिए थोड़ा सा, तो थोड़ी सी फिजिक्स भी है इसमें। ठीक है, संघर्षी व्यंजन, क्योंकि जहां उष्मा आ गई वहां फिजिक्स तो आ ही जाएगा। उष्मा मतलब गर्मी। याद रखिएगा, जो अंक की बंदी लगाते हैं जा के ऊपर लगाना होता है व्यंजन। तो ये सब प्रैक्टिस होती है, क्योंकि हाथ क्या होते हैं, फिट हो जाती है। अगर आप इसे ध्यान नहीं देते हैं तो हम गलत ही लिखते हैं। हमसे भी बहुत बार गलतियां होती है। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं कहूँ ये मेरे हाथ दोनों ठंडे हैं, आपस में रगड़ूं तो थोड़ी देर में क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे। इसे कहते हैं ये संघर्ष से इसके अंदर उष्मा आ गई है। तो जिन शब्दों को बोलने में हमारी जो जीभ होती है, ठीक है, हमारे मुख के किसी पार्ट को बार बार रगड़ती है, ठीक है, तेजी से उसको रगड़ होता है, या जो हवा हमारे अंदर होती है, क्योंकि हवाओं से ध्वनि का जो है उत्पादन हुआ है। तो जो हम किसी वर्ण को बोलते हैं, तो जो ध्वनि जो हवाएं हैं, जो हमारे मुख के किसी पार्ट को तेजी से रगड़ती हैं, तो उनके रगड़ से उष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो रगड़ने को संघर्ष कहा जाता है, कि नाते इसको हम संघर्षी व्यंजन कहते हैं। उससे थोड़ी सी हवा गर्म हो जाती है जिनको बोलने से, इस नाते उसको हम उष्म व्यंजन कहते हैं। तो अब मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा, और उन एग्जाम्पल को आप देख करके बताइए क्या उनको बोलने से मुंह से गर्म हवाएं निकल रही है, नहीं निकल रही है ना। जैसे हा, हा बोलिए आप, हा 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 बोलोगे तो हवा जो होगी हल्की सी गर्म हो जाएगी। ठीक है, तीनों जो सा हैं आपके, तालब्य सा, मूर्धन्य सा और दंतब्य सा। दंतब्य को वत्सर भी बोलते हैं बच्चों। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुंह जो हमारी होती है, या हवा मुंह के किसी स्थान पे रगड़ खाकर निकलती है, ठीक है, तथा उष्मा पैदा करे, उसी को हम क्या कहते हैं, उष्म व्यंजन। तो जिन व्यंजनों या जिन वर्णों के उच्चारण में हवा रगड़ खा करके, ठीक है, निकलती हो और उष्मा पैदा करती हो, गर्मी लगे, ठीक है, मुंह के अंदर उष्मा पैदा करती हो। अब आप बोलोगे सर बताओ जरा कुछ। तो तीन तरीके के सा पढ़ाए जाते हैं। कितने तरीके के, तीन तरीके के। ठीक है, तो हम देखते हैं, कुछ हमारे पास वर्ण है, उन वर्णों का अपना कुछ वर्ग है, और साथ में उनका उच्चारण स्थान देखते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले जो आपको पढ़ना है, छोटा सा, बड़ा सा, है ना, षटकर्वा वाला सा, तीन पढ़ते थे आप। तो हम देखते हैं बड़ा सा क्या होता है हमारा। ठीक है, बड़ा सा, ये इसको लोग बड़ा सा बोलते हैं कहीं पर। ये एक्चुअली उसको बोलोगे, जब सा को आप बोलोगे तालु का यूज करके, सा 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 सा, तालु जीभ के ऊपर का पोर्शन, ठीक है, तालब्य, ठीक है, सा, तालब्य शा। तो इसको हम बोलते हैं तालब्य।
इनका उच्चारण स्थान तालु में होता है। कहां पर होता है? तालु में। ये जो बड़ा सा है। तो दूसरा वाला सा होता है जिसको आप कहते हैं दैट इज ये वाला सा, ठीक है। सटकोड़ वाला सा, सटकोड़ वाला सा, इसको जब आप बोलोगे तो आपको मूर्ध यूज करना पड़ेगा, मूर्धन्य, यानी मूर्धा से यूज होते हैं, मूर्धन्य, इनको मूर्धन्य सा कहते हैं। ये सब हमने क्लास 9th में संस्कृत ग्रामर में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था। मूर्धन्य यानी मूर्धा से। और जो तीसरा वाला सा है जिसको हम कई बार छोटा सा भी कह देते हैं, ठीक है, छोटा सा, इसको जब आप बोलोगे तो आपको दांत का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, दांत का। तो दांत वाले जो वर्ग होते हैं उसको बोलते हैं वत्सर वर्ग। क्या बोलते हैं? वत्सर, वत्सर। इसको दंतव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दंतव्य। अय दयतो कंठ तालु दयतो कंठोष्टम वकारस दंतोष्टम जीवा मूलस्य जीवा मूलम, है ना। इमरणम ना नासिका चाउपु मध्यमानिया नामोष्ठो, ये सूत्र हैं संस्कृत के, वार्तिक हैं, जिनको याद कर लेंगे तो आप इनको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन चूंकि अब हिंदी पढ़ना है तो इतना दिमाग क्यों लगाना। तो इस वाले सा को तालु से, मतलब उसका उच्चारण निकलता है, इस वाले सा का मूर्धा से, और इस वाले सा का दांत से यानी दंतव्य। तो तीन तरीके के सा हमारे हिंदी भाषा में या हिंदी ग्रामर में यूज किए जाते हैं, हिंदी व्याकरण में यूज किए जाते हैं। और तीनों सा में डिफ्रेंसिएशन कहाँ से होता है? उनके बोलने की जगह से, ठीक है। तो उनका जो अपीरियंस होता है वो भी अलग अलग हो जाए। जैसे ता टा, ता टा, तो दोनों में लगेगा ही टा। अंग्रेजी में तो दोनों के लिए टी यूज करेंगे ना, लेकिन हिंदी में दोनों की सिंबल अलग अलग है। और जब आप बोलते हैं तो पता लग जाए कि आप टा से टमाटर कह रहे हैं या ता से तकली कह रहे हैं। ऐसे तीनों सा हैं। और चौथा जो इनके साथ आता है, इन्हीं के साथ, वो आपका हा आता है, ठीक है। ये कंठ के भीतर से आता है, इसको स्वर यंत्रीय यंत्र बोलते हैं, स्वर यंत्र बोलते हैं। तो चौथा जो हा, हर हर महादेव बोलते ना, हर हर, तो हा का मतलब क्या हो गया? ये जो कंठ है हमारा, कंठ, इसके अंदर से इसको बोले हा, हा 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 हा, जो रावण हंसता है, ठीक है। तो इसको कंठ के अंदर से, कंठ के अंदर से, ठीक है, हा हो गया आपका। तो स्वतंत्र यंत्र बोलते हैं ऐसे वर्ग को। तो शाखा 25 उधर हो गए थे, 4 उधर हो गए थे, 25 4 29 और 4 33 आपके पूरे हो गए हैं 3 में। अब चौथा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और यहां से श्योर आपके 10 नंबर कंफर्म है। जीआईसी मेंस में 10 नंबर आज के अकेले लेक्चर से हो जाएगा। मिनिमम 40 आपको लाना है, ठीक है। और जो बच्चे पॉलिटेक्निक का एग्जाम देंगे उनके लिए भी लेक्चर समान रूप से क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनमें भी हिंदी का पोर्शन आएगा। ये दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम बच्चे जो जीआईसी दे रहे हैं पॉलिटेक्निक जरूर देंगे। और आज शायद जीडीसी लेक्चरार का भी रिजल्ट आ जाए, ऐसा उम्मीद है। तो जीडीसी वाले भी अब लगेंगे केमिस्ट्री के मेंस में, मेंस के लिए, केमिस्ट्री पोर्शन के लिए और हिंदी पोर्शन के लिए। अगर आप मुझसे जुड़ना चाह रहे हैं प्रॉपर टेट सीरीज के साथ, आप मुझे, मैं आप तक पेपर भेजूंगा, आप लिख करके मेरे ऐप पर अपलोड करेंगे। मैं प्रॉपर एक एक चीज चेक करके मार्क करूंगा कि कहाँ आपने गलती करी है, क्या चीज़ इंप्रूव करना है, और फिर वो पीडीएफ आप तक वापस चला जाएगा जिससे आप अपने अंदर सुधार ला पाएंगे, ठीक है। बहुत ही कम बजट में आप पूरा प्रिपरेशन कर सकते हैं मेंस लेवल का। तो आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। मेरा नंबर आप लोगों के पास होगा ही, यही मेरा नंबर है, दैट इज 9654178896। इस पर आप मुझे मैसेज करके अपना नाम और अपना क्लास, बस कि सर ये नाम है, ये मेरा क्लास है, मैं इस बैच में जुड़ना चाहता हूँ, कैसे जुड़ूं, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए, जो चौथा हमारे पास उसका नाम है संयुक्त व्यंजन। क्या नाम है? संयुक्त व्यंजन। जो चौथा हमारे पास है उसका नाम क्या है? संयुक्त व्यंजन। जो चौथा हम लोगों को पढ़ना है उसका नाम है संयुक्त व्यंजन। हिंदी कंप्लीमेंट्री है जो केमिस्ट्री का बैच लेंगे। केवल अगर आपको हिंदी लेना है और हिंदी के पेपर्स केवल आपको कराने हैं,
मतलब हिंदी प्लस एस से, तो उसकी जो फीस है वो 1100 है, आप उसमें जुड़ सकते हैं, केवल हिंदी रहेगा उसमें बस। और केमिस्ट्री प्लस हिंदी का जो कंबाइंड बैच हमारा है वो 3100 रुपये का है। और हालांकि मैंने उसमें बहुत सारा रिड्यूस किया है, लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा बहुत नीडी होगा, कोई आपको इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होगी, तो हम कुछ ना कुछ कम जरूर करेंगे आपके लिए, ठीक है। मेनली है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं। पैसा इस नाते थोड़ा बहुत रखना पड़ता है, क्योंकि जो मेहनत है और जो राइटिंग वगैरह के लिए लोग लगे हैं, टीम जो लगी है, और जो ये हमारा डिजिटल बोर्ड वगैरह का, वो थोड़ा बहुत उसका खर्चा निकल है। बट जो मेन गोल है वो है कि आपका सिलेक्शन किसी भी तरीके से हो। उसके लिए मैंने हर बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट अपने सारे मटेरियल उपलब्ध करवाए हैं। अपने जो हैंड रिटन में अपने यूपीएससी के टाइम में, पीसीएस के टाइम के जो मेंस लिखते थे, वो नोट्स मैंने प्रोवाइड कराए हैं। और हर चैप्टर्स के मैंने नोट्स बनाए हैं, हैंड रिटन नोट्स, और वो आपको उसी ऐप पर मिलेंगे। जो बच्चा इनरोल करेगा उसको सारे मिल जाएंगे, हर एक यूनिट्स के। कल से वो सारे ओपन हो जाएंगे, तो आप एक चैप्टर आपने वहां से डाउनलोड करा, उसको अच्छी तरीके से पढ़ा, उस चैप्टर के क्वेश्चंस करें, फिर मुझे भेजे। अगले दिन दूसरा, मुश्किल से 25 से 30 टॉपिक आपके हैं, और उनको नोट्स किसी बुक से पढ़ना नहीं है, कोई बुक्स फॉलो अप नहीं करना, क्योंकि वो सब मैंने फॉलो अप कर रखा है। तो आप नोट्स से भरोसा करके पढ़िए। क्वेश्चन 100% जीआईसी मेंस केमिस्ट्री के फंसेंगे, हिंदी के फंसेंगे। चलिए, तो चौथा पढ़ते हैं बच्चों। जो फोर्थ हम लोगों को पढ़ना है वो है संयुक्त व्यंजन। क्या नाम है? संयुक्त व्यंजन। जो चौथा टाइप है इसका, वो क्या है? संयुक्त व्यंजन है। व्यंजन के टाइप्स में जो चौथा है उसका नाम है संयुक्त व्यंजन। जो संयुक्त व्यंजन है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संयुक्त व्यंजन, ये संयुक्त व्यंजन कौन होते हैं? जो व्यंजन दो व्यंजनों से मिलकर बने, ठीक है, उसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो दो व्यंजनों से मिलके जो बने होते हैं, दो व्यंजनों से ये आउट क्वेश्चन है, कंफर्म आएगा आपके एग्जाम में। मिलकर जो बने होते हैं, ठीक बात है। चलिए, जैसे हिंदी भाषा का जो इतिहास, उसमें कहा जाता है कि छा टर्म नहीं था, नहीं क्षत्रिय वर्ड ही नहीं था। पहले क्या था? क्षत्रिय था। उसी क्षत्रिय से बाद में क्या हुआ? क्षत्रिय हुआ। यानी कुछ ऐसे व्यंजन हैं जो बाद में ग्रामर के फॉर्म में आए हैं या बने हैं, और उनके बनने में दो तीन व्यंजनों का क्या था? उपयोग किया गया। तो जब जो दो से मिलकर के बने, जैसे कि छा, क्षत्रिय वाला छा, क्षत्रिय मूवी आपने देखी होगी, क्षत्रिय राजवंश, ये छा हो गया आपका। तो जो छा है, ये का वर्ग में जो का है आपका ये, और प्लस जो मूर्धन्य शा आपका है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है, ठीक है। और ऐसे अंग्रेजी में के प्लस एच एस लिखते ही हैं आप लोग। तो ये जब छा पढ़ते हैं तो इसका मतलब दो वर्ड हैं, का वर्ग का भी है उसमें, मूर्धन्य शा भी है हमारा। उसके बाद आता है त्रा। त्रा क्षत्रिय में, देखिए क्षत्रिय में ये देखो त्रा हो गया ना, तो दो वर्ड है आपके संयुक्त हैं, तो ता और रा, इन दोनों को कंबाइन करके जब मिलाएंगे तो त्रा बन जाएगा। उसके बाद आता है क्या? ज्ञानी वाला ज्ञा, ज्ञानी, ज्ञानी। तो इसमें क्या आ जाएगा? इस ज्ञानी में क्या है? एक्चुअली में जा है प्लस या है, गा नहीं है, जा है, ठीक है, प्लस या है। अब कई बार गांव के लोगों को जहां गा का उच्चारण से जा बोलते हैं, ठीक है, इसे या को भी जा बोलते हैं, जोधा बोलते हैं, योद्धा को क्या बोलते हैं? जोधा, राइट। तो ये गांवों में क्या होता है, उच्चारण स्थान में जो पुरानी भाषा उसका यूज करते हैं लोग कई बार, ठीक है। ज्ञान। अगला आता है श्रा, श्रीमती वाला या श्री वाला, ठीक है। तो जो श्रा हमारा होता है, ये श्रमण जो संस्कृति आप पढ़ते हैं इतिहास में, ठीक है, इसमें क्या है? एक तो बड़ा सा होता है हमारा ये वाला, जिसको आप बोलते हैं तालव्य शा, और प्लस रा। तो ये जो चार आपके हैं, ये क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ये चार संयुक्त व्यंजन। तो देखिए 25 थे कौन से? अस्पर्श व्यंजन थे। चार क्या थे? अंतस्थ व्यंजन थे। चार क्या थे? ऊष्म व्यंजन थे। तो 25 और 8 कितने हो गए? 33, ठीक है। इस 33 में हमने चार पढ़ लिए संयुक्त व्यंजन, कितने हो गए? 37।
अब दो होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं या उत्क्षिप्त बोलते हैं, राइट। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगी। ये सीधे सीधे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन है या इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। ऐसे दो क्वेश्चन आएंगे पहचानने के लिए आपसे। या उसने लिख दिया कि क्षत्रिय जो शब्द है उसमें कितने संयुक्त व्यंजन हैं। ठीक बात है। तो अब पांचवा पढ़ते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊपर के सारे ज्यादा आप लोग पढ़े होते हैं, फिर हो सकता है ये कम पढ़े हो आप। टोटल 39 यानी 37 अगर हो चुके हैं आपके, ठीक है, तो दो और बचेंगे आपके। उत्क्षिप्त होते क्या है? जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करे, मूर्धन। तालब भी नीचे होता, सॉरी तालु नीचे होता, हाँ, ये ऊपर, जीभ हमारी ऊपर उठे, है ना, और मूर्धा को क्या करे, टच करे, और टच करने के बाद झटके के साथ नीचे आए। जीभ तेजी से ऊपर उठे और मूर्धा जीभ की ऊपर वाले पोर्शन को टच करे और तेजी से नीचे आ जाए, तो हम उसको बोलते हैं उत्क्षिप्त। ठा 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 ढा ढा ढा। ठीक है, तो जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे आ जाए, जिनके में जीभ ऊपर उठे, पहले, है ना, पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करे। मूर्धा, मूर्धन, सा, मूर्धा को स्पर्श करे और झटके के साथ नीचे आ जाए। ठीक है, तो इनमें दो होते हैं भैया। टा वर्ग को कई बार उत्क्षिप्त वर्ग भी कहते हैं बच्चों। तो टा में आप जब टा वर्ग पढ़ेंगे दो मिलेंगे, डा होता है, एक ढा होता है। ठीक है, टा, इनके उदाहरण में आएंगे। टा वर्ग में तो होता है टा ठा डा, ठीक है, एंड ढा, ये दोनों टा ठा डा पढ़ते हैं आप। तो ये इनका जो वर्ग है मूर्धन्य है, इनका जो वर्ग है वो क्या है, मूर्धन्य वर्ग में आते हैं ये। और इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है। इस नाते टा वर्ग को पूरे जो टा ठा डा ढा अड़ा होता है उसको हम बोलते हैं उत्क्षिप्त वर्ग। उत्क्षिप्त वर्ग भी बोला जाता है उसको। क्लियर है? तो आई थिंक यहां तक बात आपको समझ में आ गया। वर्गों के हमने 5 तरीके, व्यंजन के हमने 5 तरीके के प्रकार पढ़ लिए हैं। अब हम सभी कंबाइंड जो आपके वर्ण होते हैं उनके क्लासिफिकेशन को देखेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए। वर्णों के प्रकार, कल के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि हम शब्द को किस तरीके से सही तरीके से लिखें। वर्णों के प्रकार, ठीक है, वर्ण अल्फाबेट कितने टाइप्स के होते हैं ये हमने बहुत पहले सीख लिया था। ठीक है, अब उनको हम कुछ और अलग आधार पर हम इसको बांटने की कोशिश करने वाले हैं। तो घोषत्व के आधार पर, घोष का अर्थ है
स्वर यंत्र में ध्वनि का कंपन। ठीक है, वर्णों के प्रकार में सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके आधार पर, घोषत्व के आधार पर। घोष का मतलब होता है आवाज, ठीक है, तो घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर यानी स्वर यंत्र में ध्वनि का कंपन। घोष का मतलब क्या होता है, घोष का मीनिंग होता है जो स्वर का यंत्र है हमारा, यानी जो हमारा कंठ है, ये सारी स्वर के यंत्र में ध्वनि का जो कंपन है, वाइब्रेशन, ध्वनि का कंपन। चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले होते हैं आघोष व्यंजन। क्या होते हैं, आघोष व्यंजन। इसका जो पहला टाइप आप लोग पढ़ेंगे उसका नाम है क्या बेटा, आघोष व्यंजन। आघोष मतलब जिसमें घोष ना हो। आघोष का मतलब क्या होगा, जिसके उच्चारण में ध्वनि से कंपन ना हो अंदर, अघोष व्यंजन। ठीक है, अघोष व्यंजन क्या होंगे, जिनको बोलने से, ठीक है, ध्वनि यंत्र की नली में कंपन ना हो, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वतंत्र या स्वर तंत्र में कंपन उत्पन्न ना हो, है ना। तो हम वर्णों के प्रकार में व्यंजन को ही भी कर रहे हैं, तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन ना हो, स्वर तंत्र में कंपन ना हो। जैसे इसके एग्जाम्पल क्या होंगे भैया, हर वर्ग का पहला दूसरा व्यंजन। ठीक है, तो इसको याद करते हैं। इसका जो ट्रिक है वो ट्रिक ऐसा है, एक दो, पहला और दूसरा। इसके अलावा क्या होते हैं, सा का सा, यानी तीनों सा, तीनों सा। ठीक है, तीनों सा, तालब्य सा, मूर्धन्य सा एंड दंतव्य सा, ये ट्रिक है। ठीक है, ये ट्रिक है 1 2 सा का सा, यानी हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, हर वर्ग का, एग्जाम्पल में उदाहरण में देखिएगा, हर वर्ग का, हर वर्ग का पहला एवं दूसरा, पहला एवं दूसरा वर्ण, वर्ण और सा, यानी कि कौन सा है ये, तालब्य सा, मूर्धन्य सा एंड दंतव्य सा, इनको। तो जैसे हमने अभी शुरू में पढ़ा था, सब शुरुआत में आए होंगे आप, तो शुरू में आपने ये पढ़ा था, दैट इज, ये वर्ग पढ़े थे आप। तो इसका मतलब अगर मैं इसमें हम लाइन बनाए तो मैं कह सकता हूं कि भैया यहाँ पे अगर आप इन दोनों की अगर बात करते हैं, ठीक है, ऐसे कुछ ऐसा, कुछ ऐसा कर कमाल है ना। देखो ध्यान से, तो का वर्ग में का और खा, चा वर्ग में चा और छा, टा वर्ग में ता और ठा, दा ता और था, पा और फा, ये जो आपके हर वर्ग के पहले और दूसरे हैं, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम लोग अघोष व्यंजन कहते हैं, अघोष वर्ण कहते हैं। इनको जो आप बोलो का, ख, ग, देखिए का कुछ नहीं हुआ, खा कुछ, गा बोलते ही कंपन आ गई, गा, घा, अंगा, चा, छा, चा, झा, ता,
थ, द। तो जब जिनके बोलने से आपके स्वर नलिका में कंपन ना हो, उनको हम अघोष व्यंजन कहते हैं। और उनके लिए क्या है, जितने भी वर्ग हमारे पांचों वर्ग हैं, 5 गुणे 5 25, उन हर वर्ग का पहला और दूसरा, और साथ में कौन से हमारे, ये जो आप पढ़ते थे सा का सा, क्लियर, इसमें ऊष्म व्यंजन में ये हा को छोड़ करके, तो सारे जो आप उस व्यंजन पढ़ते थे उसमें सा का सा, तो ट्रिक क्या बना, 1 2 सा का सा। तो अघोष व्यंजन आपके हो गए हैं घोषत्व के आधार पर। यानी जो इसका दूसरा टाइप आएगा, उसमें हम उन व्यंजनों को पढ़ेंगे जिनकी उच्चारण स्थान में स्वर तंत्र के अंदर, स्वर नलिका के अंदर क्या हो रहा हो, कंपन उत्पन्न हो रहा हो। ठीक है, चलिए सघोष व्यंजन। तो अब 3 4 5 बचेंगे बच्चे। ठीक है, तो चलिए, ठीक है, सघोष व्यंजन, सघोष, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। यह सघोष वर्ण जिनके बोलने से या जिनके उच्चारण से एग्जाम्पल में ध्यान से देखिए, तो हर वर्ग का तीसरा, थर्ड, चौथा एंड फिफ्थ वर्ग प्लस अंतस्थ व्यंजन, जितने भी अंतस्थ आते हैं, अंतस्थ व्यंजन अभी पढ़ा हमने, प्लस सभी स्वर क्या होते हैं, सघोष होते हैं। आ, अब इनको बोल के देखिए, ई। तो ये आपकी हो गई हर वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, हर वर्ग का जितने भी अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन अभी हमने पढ़ा है, तो ध्यान से देखो बच्चों, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, ये हमने पढ़ लिया, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं हमारे, दैट इज यारा लावा, यारा लावा। ठीक है, ये और सारे स्वर ले लेंगे। तो अब इसका ट्रिक बनाइए, इसका जो ट्रिक होगा वो कैसा होगा, तो ट्रिक होगा 3 4 5। ठीक है, 345 स्वर अंतस्थ हैं, 345 स्वर, और कौन, अंतस्थ, अंतस्थ या अंतस्थ हैं। बस एक लाइन में याद हो गया आपको, अगर ये ट्रिक आपके दिमाग में है तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगला जो है वो है प्राण तत्व के आधार पर, जिसको हम लोग कल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, व्यंजनों के प्रकार प्राण तत्व के आधार पर, क्योंकि केमिस्ट्री के आज 2 लेक्चर हैं, तो फिर हम उसमें लगेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ लोगों तक आप शेयर करिए वीडियो को, और जो भी आपके दोस्त किसी भी सब्जेक्ट में जनरल हिंदी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं, और जो केमिस्ट्री के लिए जीआईसी और जीडीसी का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो जुड़े। आज से बैच स्टार्ट हो गया है, रेगुलर 3 क्लासेस होंगी आपकी, रेगुलर आपके टेस्ट पेपर मिलेंगे, रेगुलर आपको नोट्स मिलेंगे, सारी चीज़ें। अगर ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो मैं और एनर्जी के साथ लग पाऊँ।